भारत इस बार G20 की मेजबानी कर रहा है। इसी सिलसिले में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र की ओर से कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में इन द्वीपों में कृषि, बागवानी, मत्स्य और कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के उद्घोषक जाकिर हुसैन ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए संगोष्ठी की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। प्रसार भारती आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा G20 कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज ICAR क्यारी के डॉक्टर TR दत्ता सभागार में कृषि पर संगोष्ठी के इस आयोजन में आप सभी महानुभावों का मैं वरिष्ठ उद्घोषक जाकिर हुसैन हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में हमारे जो विशेष अतिथि हैं ICAR क्यारी के निदेशक डॉक्टर EB चाकुरकर जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कृषि पर संगोष्ठी में हमारे आदरणीय वक्ता हैं डॉक्टर EB चाकुरकर जी, डायरेक्टर ICAR क्यारी पोर्ट ब्लेयर, डॉक्टर जय सुंदर जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड डिवीज़न ऑफ एनिमल साइंस, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हेड एक्ट डिवीज़न ऑफ एनिमल साइंस, डॉक्टर PK सिंह जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड एक्ट डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट, डॉक्टर SK ज़मीर अहमद जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड एक्ट डिवीज़न ऑफ फिशरीज साइंस, डॉक्टर Y रामकृष्ण जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड KVK, डॉक्टर R कृपा शंकर जी, सीनियर साइंटिस्ट डिवीज़न ऑफ फिशरीज साइंस, और डॉक्टर अजित कुमार वामन जी, साइंटिस्ट डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मान्यवर, आप सबका भी इस आयोजन में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुरूप आज के इस आयोजन का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलित कर करना चाहेंगे। आकाशवाणी के समाचार वाचक राकेश चंद्रलाल ने संगोष्ठी में आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर EB चाकुरकर जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आज के जितने विशेषज्ञ हैं आज के इस गोष्ठी में जो अपने बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखेंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो किसान भाई है, हम आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम अपने किसानों के बीच, हमारे वक्ताओं के बीच आज हम इस केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इस सभागार में आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अब हम अपने माननीय वक्ताओं एवं संचालक का पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करना चाहेंगे। मित्रों, हम जब G20 की बात करते हैं, जो G20 बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक दृष्टि से ये 20 देश कैसे प्रबल बनेंगे। इकोनॉमिक गेन के लिए ही G20 का गठन हुआ था। और जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि एक कृषि प्रधान देश है, भारतवर्ष की जो भी आर्थिक परिस्थिति है वो निर्भर करती है किसानों को और कृषि के ऊपर। तो इसीलिए कृषि का
जो चर्चा सत्र कृषि के बारे में हो रहा है उसका ज़्यादा महत्व इसलिए बनता है जब भारतवर्ष का, जब हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड बोलते हैं जो कृषि के ऊपर है, और वो G20 के बीच में अगर ये बात छेड़ी नहीं गई तो उसका महत्व नहीं रहेगा। इसलिए आज का प्रोग्राम और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम हर चीज़ में प्रगति कर रहे हैं, कृषि भी उसके पीछे नहीं है। कृषि जो सबको साथ लेती है, जिसमें कृषि में एनिमल का भी इंक्लूजन होता है, फिशरी सेक्टर भी है, प्रोसेसिंग सेक्टर्स भी है, बहुत सारे जो उद्योग है कृषि के ऊपर भी निर्भर है, हालांकि उसका बेस कृषि बनती है। तो इसके बारे में संगोष्ठी होना बहुत ही ज़रूरी था। और आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसे माध्यम हैं जो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाते हैं। हम भी ये चाहते थे कि जो भी टेक्नोलॉजी बनती है या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो जानकारियाँ होती है, वो अगर आखिरी आदमी तक पहुंचनी है तो उसके लिए सबसे पुरानी चीज़ अगर जो है एक्सटेंशन का माध्यम था आकाशवाणी। हमारे जो विशेषज्ञ होंगे आज की, वो भी कृषि के विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनकी जिस विषय में वो विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग विषयों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने सिर्फ उन चुनिंदा किसानों को यहाँ बुलाया है जो अपने क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और उसका कारण ये है कि आज की संगोष्ठी से लाभान्वित होने के बाद ये किसान अपने पड़ोस में या अपने आसपास में रहने वाले अन्य किसानों को प्रेरित करने के लिए हम मदद करेंगे। इसके बाद संगोष्ठी में क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर सहित वैज्ञानिकों ने संबंधित विषय पर उपस्थित लोगों को विस्तार से जानकारी दी। एग्रो इकोटूरिज्म क्या है? देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा चलने वाला अगर आज बिजनेस है तो वो है टूरिज्म। टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है दुनिया में कैलकुलेट किया गया है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का टर्नओवर होता है। उसमें भारत, पर्यटन तो है, पर्यटन के अलग अलग प्रकार है। धार्मिक पर्यटन होता है, लोग यात्रा के लिए नहीं चले जाते हैं अलग अलग धर्मों के। दूसरा, आजकल पर्यटन चल रहा है हेल्थ के बारे में, ट्रीटमेंट सस्ती है तो किस देश में अन्य देश में लोग जाते हैं, उसके नाम पे भी टूरिज्म होता है। तीसरा टूरिज्म होता है एंटरटेनमेंट के लिए, जो मतलब स्कूलिंग की छुट्टी हो या कॉलेज की छुट्टियां नहीं बात लोग करते हैं। अभी पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है एग्रो इको टूरिज्म। एग्रो इको टूरिज्म क्या है और हम उसके बारे में क्यों सोचेंगे? देखिए, आदमी टूरिज्म में जो जाता है खुद को फ्रेश करने के लिए जाता है, कि ताकि अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जो उमंग आती है उसको फ्रेश होने के लिए, मन को तजला करने के लिए आदमी पर्यटन में चला जाता है। और जब कोई पर्यटन में जाता है तो उसको लगना चाहिए कि मैंने कुछ नया देखा, कुछ सीखा, वहां से कुछ ले आता है। तो ये एग्रो टूरिज्म की व्यवस्था बनते हैं कि जहां भी लोग आएंगे, आपके यहाँ अगर आएंगे टूरिज्म के लिए, तो उनको कुछ देखने को होना चाहिए, कुछ परचेस करने के लिए, खाने के लिए होना चाहिए, और कुछ करने के लिए होना चाहिए। जैसा अभी हमारे यहाँ टूरिज्म चलता है, आप जानते हैं, जो कोस्ट में लोग आते हैं या आइलैंड्स में लोग आते हैं, या तो स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं, मतलब कुछ करते हैं, सीनरी देखते हैं, बीच में सनसेट देखते हैं, यहाँ से कुछ चीजें उठा के लेके चलते, शंख या कुछ मोमेंटोस लेके चलते हैं। लेकिन जब हम अपनी कृषि इसके साथ जोड़ेंगे, पर्यटन के साथ, तो उसमें दोनों लाभान्वित होंगे। पर्यटक भी लाभान्वित होगा, उसको कुछ नया देखने को मिलेगा, और कृषि से संबंधित सभी हमारे किसान भाई भी लाभान्वित हो सकते हैं। अभी आप सोचें कि इसमें टूरिज्म क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं, जितना भी शहरीकरण हुआ है, शहर में जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों को फल फूलों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है। बहुत लोगों को ये पता नहीं, हम जो मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली ऊपर आती है नीचे है, पता नहीं बच्चों को। मूली की सब्जी ऊपर लगती नीचे लगती पता नहीं है। अलग फूलों के पते नाम पता नहीं होता है। बटरफ्लाइज हम देखने के बाद आनंद तो होता है, लेकिन जनरली लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ये सब जो लोग देखना चाहते हैं लेकिन वो देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वो पर्यटन अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ। जहां भी अच्छी चीज देखने को मिलती है लोग जाते हैं, पैसा खर्चा करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इसी चीज का अगर हमको फायदा उठाना है तो एग्रो इको टूरिज्म के पीछे हमको लगना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे एग्रो टूरिज्म है क्या? हम जो खेती करते हैं, समझो किसी की बागवानी की खेती है, एक नारियल के 5-50 पेड़ है, उसमें मसालों के पौधे भी है, फूलों के भी पौधे हैं,
हो सकता है आप वहां मधुमक्खी का भी छत्ता लगा दे सकते हैं। आपके खाने के अलग अलग व्यंजन होते हैं, हर जगह के एक अलग व्यंजन होते हैं। अगर मैं पंजाब में जाऊंगा तो वहां में छोले भटूरे खाऊंगा, मैं अगर मैं तमिलनाडु में जाऊंगा तो वहां का डोसा खाऊंगा। तो एक खाद्य संस्कृति होती है, तो खाने की संस्कृति है, रहन सहन अलग होती है। जैसा लोग मैं देखा हूं गोवा में आते हैं तो जनरल लेडीज स्कर्ट पहन के हैट पहन के फोटो निकालती है, पता नहीं उनको लगता है वहां का संस्कृति है। अगर कहीं जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, वहां लखनऊ में जब्बा पहनने के देखते हैं। तो क्या होता है, हर जगह की एक संस्कृति होती है। तो कृषि जो है ना, कृषि को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, कृषि एक संस्कृति है जिसमें खाद्य संस्कृति भी आती है और बाकी व्यावसायिक संस्कृति भी आती है। कृषि हम 4 चीजों के लिए करते हैं। हमारा अन्न कमाने के लिए, मतलब फूड कमाने के लिए भी करते हैं, आय कमाने के लिए, पैसे के लिए भी करते हैं, आनंद के लिए भी करते हैं। तो इसी तरीके से जब कृषि को हम इसके साथ जोड़ेंगे, टूरिज्म के साथ, तो मुझे लगता है दोनों चीजें लाभान्वित होंगी। अभी कृषि में जो पर्यटक आएगा वो कृषि के बारे में जानकारी भी ले लेगा, कृषि में अलग अलग चीजें देखेगा भी। हो सकता है उसको पता नहीं होगा ग्राफ्टिंग क्या होती है, कलम कैसे बनाए जाते हैं, या 1 के 2 पौधे कैसे बनते हैं, या बीजारोपण से बनते हैं। ये सब चीज उसको कहां सीखने को मिलेगा? वो तो किसान के पास सीखने को मिलेगा। हो सकता है किसी किसान के पास एक गाय है, हमको पता नहीं गाय का दूध कैसा निकलते हैं, निकाल के देखें, बच्चों के साथ खेले। मुर्गी है, मुर्गी पालन करके देखें। बत्तख है, वो जब तैरते हैं क्या मजा आता है। वो तैरते क्यों है, मुर्गी क्यों नहीं तैरती, बत्तख क्यों तैरता है, ये सब चीजें वो बताएगा। जो किसान उसको पालता है बता सकता है। अलग अलग किस्म के फूल है, उसको कैसे उगाए जाते हैं, या उसका गुलदस्ता कैसा बनाया जा सकता है, ये सब कौन सिखाएगा? किसान सिखा सकता है। मधुमक्खी कैसे पाली जाती है, अगर मधुमक्खी आप रख रहे हैं तो वहां कोई पेस्टिसाइड छिड़काव नहीं करना है, ये उनको कहीं भी पता नहीं होता है, वो पता चलेगा आपके पास आने के बाद। ये सब चीजें जब आप नोट करेंगे, ये सब चीजें आने वाले पर्यटक को दिखाएंगे तो वो जानकारी भी पाएगा, मतलब ज्ञान भी पाएगा। अगर आपके पास अभी कुछ 2 लौकी के पेड़ है, वो बाजार से अगर 40 रुपए में लौकी लेता है तो आपसे 60 रुपए में मिलेगा कि फ्रेश आपके यहाँ से उठा है, तो आपको वहां से भी लाभ ज्यादा हो जाएगा। आपके कुछ प्रोडक्ट है, हो सकता है 10 के जगह 15 पर्यटक आ जाएगा आपके पास, आप बोलेंगे हम होटल में नहीं जाएंगे, आपके घर का खाना खाएंगे। आपके लोकल व्यंजन उसको खाने को मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? जब मिलेगा तो हो सकता है खाना वहां तो प्लेट में परोस हो जाता है, आपके पास खुशी से 500 रुपए भी रह सकता है। आप कभी बोलेंगे आप हमारे मेहमानी हुए आज खा के जाओ, इसे दूसरी चीज में पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो कृषि पर्यटन एक ऐसी बात है कि जहां आदमी लाभान्वित तो होगा, खाली पैसे से नहीं, आपके रिश्ते भी बढ़ेंगे, आपकी जानकारी आसे तो हिमाचल रहेगी, दक्षिणात्य से जो है उनका कश्मीर तक, और कश्मीर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक से लोग घूमेंगे, आपके बारे में जानकारी उनकी होगी, उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। इससे देश भी जोड़ा जाएगा, आर्थिक आदान प्रदान भी होगा, और मुझे लगता है एक नया आयाम है। इसके लिए स्कोप की कोई कमी नहीं है। जितने भी किसान है अपने एग्रो टूरिज्म बना सकते हैं, बस हर एक का अलग अलग हो सकता है। किसी के पास फूलों की खेती हो सकती है, किसी के पास पौधों की हो सकती है। आपका डाब पिएगा तो आपको 20 के जगह 40 रुपए मिलेगा, आप डाब ऐसे बेचेंगे आप 10 रुपए में बेचेंगे, तो ये फर्क होता है। तो जब कोई भी चीज को आप उसका व्यवसायीकरण करोगे तो आय तो बढ़ती है, लेकिन जब कृषि के साथ संस्कृति से जोड़ोगे तो प्रेम का भी आदान प्रदान हो जाता है और वो बिजनेस अच्छी तरह से चलता है। हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, उसमें भी अगर हम देखें तो कृषि में जैसे सब कुछ आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य की पालन आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, फूलों की खेती, एग्रीकल्चर, सब कुछ इसमें सम्मिलित होता है। तो आज मैं आपके सामने थोड़ा पशुधन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, क्या स्थिति है उस पे, अंडमान पे क्या स्थिति है, पूरे देश में क्या स्थिति है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके आय बढ़ाने के लिए। जैसे कुछ मैं आपके सामने आंकड़े में रखना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, उसमें भी अगर हम पशुपालन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो शेयर होता है लगभग 1/3 जो हम सकल घरेलू उत्पाद जो हम कहते हैं जीडीपी, जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारे देश का, जो आर्थिक जो दशा है उसमें हमारा जो भाग है पशुपालन का लगभग 1/3। उसमें भी अगर हम
देखें तो लगभग करीब 30% जो है एग्रीकल्चर में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कितना जो एक विशाल देश है उसमें हमारा जो पशुधन है उसकी कितनी मतलब इम्पोर्टेंस है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो देश है पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो करीब 536 मिलियन यानी कि करीब 53 करोड़ जो है ये पशुधन की जो है इसमें संख्या है, जिसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, सुअर है, मुर्गी है, इस सबको मिला के। और हमें बहुत ही गर्व का ये हमारे देश के लिए है। लगभग हम पिछले 25 वर्षों से हमारा जो देश है दूध उत्पादन में नंबर 1 पे पूरा। जो हम दुनिया में अगर हम शेयर की बात करें लगभग 23% जो शेयर है हमारा देश से जाता है दूध में। और कंटिन्यूस इसको हमें बनाए रखने के लिए हमारे जो कृषक भाई बहन हैं वो इसमें कितना उसमें ये सहयोग कर रहे हैं। और जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो नई नई तकनीकों से इसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इसमें बहुत ही एक सराहनीय एक विषय की बात है। और इसके चलते जो हमारा जो रिकमेंडेशन जो डोज होता है, जो हमें डेली हमें कितना दूध हमें पीना चाहिए, आईसीएमआर कहती है कि कम से कम हमें 280 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हमें इसका सेवन करना जरूरी है। लेकिन आज हमारा इतना दूध उत्पादन है कि कम से कम हम हमारे 444 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हम उत्पाद हम कर रहे हैं। तो इसका श्रेय पूरा हमारे वैज्ञानिकों को भी जाता है, हमारे किसानों को भी जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूध में ऑलरेडी हम नंबर 1 पे हैं, पोल्ट्री में भी नंबर 5 में है, मीट यानी कि मांस के उत्पादन में भी नंबर 8 में है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो पशुधन है बहुत ही विशाल है, लेकिन इसको बनाए रखना आसान काम नहीं। हमारे सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। अगर हम अंडमान के भी अगर हम ये देखें, अंडमान में हालांकि उतने ज्यादा जो पशुधन है उतना नहीं है, सिर्फ 1,45,000 के करीब है। गाय जो है करीब 35,000 है, जो भैंस है उसको करीब 3,000 है, सुअर जो है 40,000 है, बकरी जो है 64,000 के करीब है और मुर्गी जो है 12 लाख। इसमें भी अगर हम देखें तो अंडमान में भी हालांकि देश भर की जो स्थिति है, हम दूध में काफी नंबर 1 पे है। हम दूध का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं उत्पाद का, लेकिन अंडमान में अभी काफी स्थिति हमें इसमें सुधारने का हमें काम करना पड़ेगा। करीब करीब हम 50% ही उत्पादन हम कर पा रहे हैं, जिसका एक मेन कारण ये है कि यहाँ पे संख्या की कमी है। बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं, जो हम दाना कहते हैं या तो हरा चारा कहते हैं, सूखा चारा कहते हैं, इसकी कमी है। ये जो हरा चारा, सूखा चारा और जो दाना है जिसे हम कॉन्सेंट्रेट फीड भी कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में हम देखें तो ये स्थिति है कि आज हम 10% हमारा जो कमी है और 45% दाना में हमें कमी है और लगभग 35% हरा चारा में कमी है। और लगभग हमें इसको अगर अचीव करना है, जैसे अमृत काल चल रहा है, ये भी एक अनुमान लगाया गया है कि अमृत काल जैसे खत्म होगा 2047 तक, हमें अगर 1% या 2% के विकास दर से अगर हम ऑर्डर या तो कॉन्सेंट्रेट के हम इसमें हम काम करें तो हम करीब करीब हम 2047 तक हम इसको अचीव कर पाएंगे। जो स्थिति आज ये है, दाना की स्थिति, हरा चारा की स्थिति और सूखा चारा का जो स्थिति है, उसको हम अचीव करने के लिए करीब करीब हमें 20-25 साल और लग जाएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि जो हम हरा चारा उगाते हैं, इसका लैंड जो है बहुत ही सीमित है, बहुत ही भूमि जो है कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है भूमि का जो है कंपटीशन हम दूसरे जैसे हम एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांटेशन क्रॉप हो गया, उसमें हम करते हैं। जैसे अंडमान में भी अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो योग्य जो भूमि है उसी में ही हम हरा चारा भी उगाना है, दूसरे चारा का भी हमें उसी में उगाना है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि जो सुपारी के जो पेड़ है, नारियल के पेड़ है, उसके बीच वाले जो जमीन है उसमें हम हरा चारा उगा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास तकनीकी है, एनिमल हस्बेंड्री के पास भी है, हमारे पास भी है। बहुत सारे ऐसे जो घास है, जो हरा चारा है, उसको सालों भर आप उगा सकते हैं। और जितना जमीन है और जितना जो हमारे पास यहाँ पे पशुधन है, उसको हम पर्याप्त रूप से उसको हम भोजन आराम से दे सकते हैं। तो रोग का प्रकार एक्चुअली कितना तरीके का होता है?
रोग होता है एक क्लिनिकल डिजीज। मान लीजिए मेरा कोविड हुआ, कोविड होने के बाद क्या होगा, मेरा बुखार होगा, तो ये क्लिनिकल फॉर्म ऑफ द डिजीज। लेकिन मान लीजिए मेरा ट्यूबरकुलोसिस, धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा है, ये सब क्लिनिकल फॉर्म ऑफ डिजीज। तो बीमारी दो तरीके का होता है, एक क्लिनिकल और एक सब क्लिनिकल। गाय में एक बीमारी का बारे में मैं बोलूंगा, ये अंडमान निकोबार बहुत घर में मैंने देखा, मैं इसके लिए कीट भी बाद में लाने के लिए कोशिश करूँ, उसका नाम है कीटोसिस। तो अर्ली लैक्टेशन पीरियड में गाय का जो है दूध का उत्पादन कम हो जाता है। आज बात बिंदु क्या है, एक्चुअली मैं 3 स्पीसीज लेके बात करूंगा। एक है बकरी, दूसरा है गाय और तीसरा है मुर्गी। बकरी का मैं 2 बीमारी के बारे में बोलूंगा। ये जो किसान भाई चंदन है वो अगर हाजिर है, एक्चुअली उनका फार्म में रिसेंटली हम लोग कुछ ट्रीटमेंट किया। एक है किड स्काउट और दूसरा है इमेच्योर एंटीस्टोमोसिस। एक्चुअली किताब में बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अब बहुत डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है एंड इसके बाद मर जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? किडिंग होने का पहले एक कमरा को पूरा खाली रखिए और खाली रखने के बाद अच्छा करके ब्लीचिंग पाउडर से साफ कीजिए। इसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगा वो बकरी को लेके उसमें डालिए और हर रोज कम से कम जो स्तन ग्रंथि है वो स्तन ग्रंथि को 1 पिंच पोटेशियम परमंगनेट 20 लीटर पानी में डाल के अच्छा करके साफ कीजिए। अगर हो गया तो क्या करना, हम लोग इसको बोलेंगे रीहाइड्रेशन थेरेपी। डॉक्टर लोग इसको बोलते हैं रीहाइड्रेशन थेरेपी। हमें इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी करना। तो इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी में 2 तरीके से करूंगा। नंबर 1, अगर बच्चा दूध पी रहा है उस टाइम क्या करेंगे, एक सैचेट इलेक्ट्रोलाइट खरीदिए 20 ग्राम का, उसको 1 लीटर पानी में डालिए और हर 2 घंटा में 20 ml करके पिलाइए। अगर देखेंगे बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी करना पड़ेगा। माँ का दूध लीजिए 50 ml, उसके साथ 50 ml आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए, फिर उसको पिलाइए 2 घंटा बाद। तो इसको बोलते हैं रिहाइड्रेशन थेरेपी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, हमें एक इंजेक्शन करना है क्योंकि बच्चा पी नहीं सकता। तो इंजेक्शन क्या है, हम लोग बोलता हूं जेंटामाइसिन इंजेक्शन देना चाहिए। उसका डोज होना चाहिए 1 ml पर 10 kg ऑफ बॉडी वेट, 1 ml में 40 मिलीग्राम रहता है। तो जेंटामाइसिन। नेक्स्ट बीमारी, ये एक्चुअली 2021 का बीमारी है। ये चंदन बाबू का फार्म में और 2-4 फार्म में हुआ था। एक्चुअली ही लॉस्ट मोर अबाउट 35 गोट्स। ये जो है आप लोग देखते हैं पहले जो पिक्चर वो छोटा सा कीड़ा है। नेक्स्ट जो कैमरा का हाथ देख रहे हैं वो है एक्चुअली एरोमेसर। तो एरोमेसर में वो छोटा छोटा कीड़ा क्या करते हैं, उसका मांस खाते हैं। उसका सिम्टम क्या है, गले में आपका सूजन होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या किया, हम लोग उनका फार्म में एक दवाई दिया। ये दवाई कमर्शियली अवेलेबल है। वो दवाई में 2 चीज है, एक है लेवोमेजोल हाइड्रोक्लोराइड और एक ऑक्सीक्लोरोक्विन। ये गांव में घूमने के बाद लास्ट सैटरडे मैंने जब गांव में गया था तो एक यूपी वाला के घर में गया था। तो उन्होंने बोल रहा है सर मेरा गाय का दाद है। ये एक्चुअली गाय का दाद है, इसी लेके हमारा इधर बहुत चर्चा हुआ। और इसका मैं ट्राइकोडल थेरेपी के लिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी कैनी ने इसको कमर्शियलाइज किया। और ये आप लोग को ये चाहिए तो महाराष्ट्र एग्रीटेस्ट का चाहिए, वो लोग फुल पैकेज आपको ट्रीटमेंट का देंगे। ये तो एक्चुअली एक पैरासाइटिक बीमारी। लेकिन हमारा गाय कौन सा वैक्सीन दे रहा है, हमारा बकरी को कौन सा वैक्सीन दे रहा है? फर्स्ट है एफएमडी वैक्सीन। एफएमडी वैक्सीन का उम्र क्या है, बकरी होगा क्या गाय होगा, उसका फर्स्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए 4 महीने। अगर आपका भैंस होगा और गाय होगा 1 महीना बाद आपको उसको बूस्टर डोज देना है। इसके बाद साल में 2 बार एफएमडी वैक्सीन करना है। अभी और एक भयंकर बीमारी आ गया, उसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। ये पूरा हिंदुस्तान में फैला हुआ है। लास्ट टाइम एक कैंपेन में हुआ था। तो लंपी स्किन डिजीज का जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है। वो वैक्सीनेशन का तरीका क्या है, साल में 1 बार टीकाकरण करना है जिसके पास गाय है, नंबर 1। नंबर 2 है गाय का उम्र 3 से 6 महीना होगा, उसमें फर्स्ट टीकाकरण करना है। मान लीजिए दूसरा जगह से आप गाय खरीदने के लिए जा रहा है, कम से कम 28 दिन पहले उसको वैक्सीनेशन करने के बाद ही उसको घुसाना है। तो ये है 2 वैक्सीनेशन। एक्चुअली टीकाकरण बहुत कुछ है, लेकिन किताब में एक बात साफ साफ लिखा है, टीकाकरण करना है
ऐसे टीकाकरण करना है जो टीका को ये करना है जिसका बीमारी इधर अंडमान निकोबार द्वीप पे है। नेक्स्ट रानीखेत रोग, ये भयंकर बीमारी है। लास्ट टाइम डॉक्टर वाई रामाकृष्ण बोल रहा था बहुत सारी मुर्गी का देहांत होता है, ये मर जाता है। तो रानीखेत रोग अगर होगा, मैं प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट कुछ जगह पे किया वो मैंने बोला जो फर्स्ट है सभी पक्षियों को एक स्ट्रेन लास्ट स्ट्रेन टीकाकरण लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? मैं हर बार लोगों को, किसान लोगों को ये बोलता हूँ, अगर आपका पास 200 बाढ़ है तो वैक्सीन क्या करेंगे, आप 400 बाढ़ में जितना वैक्सीन का डोज देना है वही लगाएंगे। क्यों? इसका कारण है, इसको डबल डोज वैक्सीनेशन बोलते हैं, क्योंकि जब हमारा बीमारी हो गया बाद में आप बाढ़ को दे रहे हैं, हमें क्वांटम ऑफ वायरस ज्यादा होना चाहिए सो दैट बाकी जो बीमार नहीं हुआ वो बच सकेगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक कवरेज। एंटीबायोटिक कौन सा चुनना है? डॉक्टर होने का नाते मैं बोलूंगा आपको डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड देना है। क्यों देना है आप पूछेंगे? क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड का जो ब्लड लेवल है वो 17 का डर है। तीन, जब रानीखेत होता है क्या होता है? ऊन हो जाता है पूरा पेट में, तो ऊन को बंद करने के लिए उसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, फंगल इंफेक्शन, उसके लिए कॉपर सल्फेट देना है 0.5 ग्राम प्रति केजी फीड। मैं और एक घरेलू दवाई बोलूंगा, ये एक्चुअली मैंने बंगाल में भी यूज किया जब वेटरनरी सर्जन था, ये इधर भी मैंने यूज किया। कॉपर सल्फेट 10 ग्राम, विनेगर 150 ml, पानी एकदम टैप वाटर एक्वा वाटर 850 ml आपका स्टॉक सॉल्यूशन। ये स्टॉक सॉल्यूशन बच्चे से दूर रखिए, फिर जाए उससे 5 से 10 ml लेके 5 लीटर ड्रिंकिंग वाटर में दिन में एक बार डालिए, बाद 5 दिन, इसमें आपका फंगल इन्फेक्शन जो है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वही चलेगा। जो देश की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसका जो सीधा जो प्रेशर है वो हमारे कृषि पर भी आता है। हमको ज़्यादा उत्पादन चाहिए, पर यूनिट एरिया हमको ज़्यादा उत्पादन चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो भी सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ने से साधन भी कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जो साधन कम होने के साथ साथ जो हमारी पैदावार है वो हमको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? क्योंकि दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जो कृषि है वो जो हमारा जो अनसर्टेनिटी बहुत है इसमें, ये हमारे वातावरण से जो नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, जैसे कभी तूफान आ गया, बारिश आ गई, सूखा आ गया, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसमें क्या है कि कभी तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, कभी आपको बहुत ही कम उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों को एक ऐसी पद्धति की जरूरत है जिससे कि हमको एक सस्टेनेबल यील्ड मिले। हमको उसको बोलेंगे कि हमको समान रूप से प्रत्येक वर्ष अच्छी पैदावार मिल सके, ऐसी हमको पद्धति की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी पद्धति है वो एकीकृत कृषि प्रणाली है। इसके बारे में हमारे डीपी कृषि अनुसंधान ने भी बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी पद्धतियाँ इसके लिए बनाई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो एकीकृत कृषि प्रणाली है वो क्या है, हमारे द्वीपों के लिए हम किस तरह की प्रणालियाँ बना सकते हैं और इसमें कौन कौन से घटक होने चाहिए जिनसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते और इससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, किस तरीके से हम उससे सस्टेनेबल यील्ड प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो एक ही तरह की खेती करते हैं, जिनके पास में ऊंची ज़मीन है, पहाड़ हैं, थोड़ी हिल जैसी ज़मीन है, वो लोग उसमें कोकोनट लगाते हैं, नारियल लगाते हैं, सुपारी लगाते हैं। लेकिन जिनके पास में ज़मीन लोलैंड है, नीची ज़मीन है, वो क्या करते हैं, धान लगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि इस तरह की जो खेती है उसमें बहुत ही जोखिम रहता है। सपोज कुछ नेचुरल क्लाइमेट आ गया, सपोज ज़्यादा बारिश हो गई, सूखा आ गया, तो उससे क्या होगा कि सडनली आपकी कम हो जाएगी, आपकी पैदावार कम हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो आमदनी मिलनी चाहिए, जो आय मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। अंडमान में देखा गया है कि लगभग 60% स्मॉल फार्मर है, जिसमें से 30 से 35% मार्जिनल फार्मर है। तो जो मार्जिनल फार्मर है उनके पास जो जमीन है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो उसमें एक परिवार की जीविका चलाना बहुत ही
मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनाया है जिसको हम एकीकृत कृषि बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि 1 से 2 घटक, 3 घटक, 4 घटकों को हम एक साथ लेकर कृषि करते हैं। वो घटक क्या होते हैं? जैसे कि आपका एक मेन फसल है, आपकी जो मुख्य फसल है वो है नारियल। तो नारियल के साथ हम दूसरे कौन से कर सकते हैं? हम लोग पशुपालन शुरू कर सकते हैं उनके साथ, हम उनके साथ मुर्गी पालन भी शुरू कर सकते हैं, हम उनके साथ में सब्जी भी लगा सकते हैं, हम उनके साथ में सुअर पालन भी कर सकते हैं, गाय भी रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? मछली पालन भी कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? उनके साथ में हम लोग जो मसाले वाली खेती है उनकी भी खेती कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छे से आते हैं आपका काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? और उसके साथ साथ में क्या हो सकता है? नटमेग हो सकता है, क्लोव हो सकती है, इसको लौंग बोलते हैं। तो इस तरह के जो दूसरे घटक हैं उनको भी हम लोग अपनी खेती के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही जो किसान भाई धान उगाते हैं, वो धान उगाने वाले क्या कर सकते हैं? सब्जी भी उगा सकते हैं, और उसके साथ साथ में क्या कर सकते हैं? मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, गाय भी रह सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास एक से ज्यादा जब घटक रहते हैं तो जो हमारा जोखिम है, जो हमारा जो आय में जो हमारा जोखिम बना रहता है वो काफी कम हो जाता है। तो इसके जो मुख्य लाभ हैं वो मैं आपको अंकित करना चाहता हूँ। उसमें मुख्य रूप से जो लाभ हमको मिलता है, एक हमारी जो आमदनी है वो हमेशा सस्टेनेबल बनी रहती है, एक इक्वली आपको आमदनी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी साल में कम मिली, किसी साल में ज्यादा मिली, क्योंकि ये जो घटक हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे पूरक होते हैं? कि सपोज आपने मुर्गी पालन कर रखा है साथ में, और एक तालाब भी बना रखा है जिसमें आपने मछली रखी हुई है, तो जो मछलियों का जो चारा है वो आपको कम देना पड़ेगा, और उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? क्योंकि जो आपने मुर्गी रखी हुई है, जो उसकी मीट है वो मछली खाएगी, तो मछली को आपको चारा कम देना पड़ेगा। तो जो आपकी जो लागत है कृषि की वो भी कम होगी, और आपको क्या है कि दो तरह से आमदनी होगी। एक तो मुर्गी से होगी, मीट या अंडा, और दूसरी होगी मछली से भी होगी, और उसके साथ साथ आपकी मेन फसल भी लगी हुई है, उससे भी आपकी आमदनी होगी। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे घटकों को एक साथ या कंपोनेंट को एक साथ जोड़ सकते हैं। आज के दिन में हम ये बताना चाहता है जैसे हमारी टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर सबसे पहले वो ग्रीन हंस जो डॉक्टर अजीत ने बनाया और उनके ग्रुप ने बनाया था, ग्रीन हंस है, टिक्योर है, हमारे हमसोर है जो अभी भी बता रहे थे डॉक्टर देवेश जी, बायोमोडल थेरेपी है, गप्पी जो हाल ही में हुआ है, मतलब फिश टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, फिश फीड का इंक्यूबेशन सेंटर है। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी जो तकनीक है जो टोटली कमर्शियलाइज हो गए, और जो जैसा यूनिवर्सिटी में कहा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टार्टअप करना है और उस तरफ में जाना है, और करना तो है ही, क्योंकि जब हम पूरे गांव में सर्वे करते हैं हमारे कोयर में, किसान जो जहाँ किसान करता है वो किसान अपना जो मेन जो किसान कर रहा है ना वो छोड़ना नहीं चाहता है। उसको बहुत ही अच्छा लगता है किसान अपना बगीचा करता है, नारियल का बगीचा हो या सुपारी का बगीचा हो या कोई भी सब्जी करता है या मुर्गी पालन करता है, बकरी पालन करता है, वो उसमें बहुत खुश है और बड़ा गर्व से करता है। लेकिन उसको किस तरह से हम वो दूसरा रूप दे सकते हैं वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसा उसको एनरिच कर सकते हैं हम लोग। तो हम आपको एक, जैसा कि आपको पता है कि अंडमान निकोबार एक मिनी इंडिया है, उसी तरह यहाँ पर हर चीज है, अवेलेबल है। बस ये देखने कि हम उसको कैसा उसको इमेज बिल्डिंग करते हैं, कैसा उसमें स्किल डालते हैं, और किस तरह से ले जाकर हम इसको मार्केट जो हमारा जो देने वाले लोग हैं उनको देते हैं। क्योंकि हमारे पास टेक्निक है, टेक्निक ले जाने का तरीका थोड़ा सही नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा कि हर आदमी बेच सकता नहीं है, हर आदमी उसको खरीद तो लेगा कि बेचने वाला कोई और होना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ इसमें है। तो मैं आपको इधर से कैफेटेरिया की तरफ भेजा रहा हूँ, एक कैमरा दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हमारे पास में है। देखिए दीप सोलर, और ये हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी बात करते हैं, अभी जैसे अभी हेड हॉर्टिकल्चर बात करके गए थे, तो ये दीप सोलर, दीप हरित, ये बहुत जल्दी कमर्शियलाइज होने वाली है। और ये देखिए ये हमारा दीप का ही वैरायटी है,
जिसको हम इसको ओन कर सकते हैं, हम इंडिजिनस वे में इसको अपने कार्यक्रम में, स्टार्टअप में या कमर्शियलाइज में ले आ सकते हैं। कैरी अन्नपूर्णा है, कैरी सूर्या है, कैरी चंदन है, चंदन जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कैरी ओमकार है। ये देखिए ये वैरायटी, अंडमान में नारियल बहुत है, लेकिन ये अंडमान क्या सिर्फ उस वैरायटी से बना हुआ है। साथ में आप देखते हैं कचाल टॉल है, क्यों उसका नाम कचाल टॉल है। तो इस तरह का कुछ कुछ वैरायटी को ना आप उसको चून सकते हैं और उसको इंडिजिनस वे में उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब देखिए उसमें बाय प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में, कोबरा है, कोकोनट तेल है, या तो नीरा टैपिंग है, ये सब चीज आप वो कोकोनट में कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक ने देखिए वुडी पेपर का के बारे में काम किया है। वुडी पेपर ये बहुत ही ज्यादा ही डिमांड हो रहा है, इसको देख सकते हैं आप, क्योंकि नया चीज, नया आयाम, नया चीज दिखाना है आपको, नया फेस दिखाना है आपको, आपके पास है, उसका प्रोजेक्शन नहीं है। बुश पेपर, पेपर तो सब लगाते हैं, लेकिन बुश पेपर लगाने का तरीका, बुश पेपर इतना एस्थेटिक है, हर घर में हो सकता है, हर घर में, गार्डन में, बैकयार्ड में, फ्रंट यार्ड में हो सकता है ये बुश पेपर, जो आपको आराम से बैठ के घर के लिए आपका मसाला भी देगा और बड़ा ही कॉस्टली वे में बिकता भी है ये। देखिए दालचीनी, आप बोलते हैं दालचीनी बहुत ही सारा है, लेकिन वाकई में दालचीनी अगर आप ठीक से निकालेंगे तब जाके वो दालचीनी होता है। अदरवाइज सिर्फ एक पट्टा रह जाता है, एक छिलका। इसका निकालने का तरीका, ये सब ज्ञान जो है आप कैरी से ले सकते हैं, हमारे वैज्ञानिक सिस्टम में। और मैंगो जिंजर, ये भी आप बोलते हैं कि बहुत वाइडली ग्रो करता है यहाँ पर, लेकिन इतना यूसेज के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो ये सब चीज आप अपने किटी में डाल सकते हैं। ये देखिए अंडमान लिखा हुआ है इसमें कोकम में, हाँ ये अंडमान कोकम है, ड्रैगन फ्रूट है, रामबुटान है। देखिए अभी हाँ, जब हम लोग ने इसको पोस्ट किया तो लोग कहे कि हमारे लिए नहीं रामबुटान, रामबुटान सबके लिए है, लेकिन दिखता नहीं है लोग को। रामबुटान भी हमारे यहाँ बड़ा अच्छा होता है। पैशन फ्रूट है, ये कुछ फ्लावर्स है, बहुत प्यारा प्यारा फ्लावर्स है, जो फ्लावर बेस करके आप बुके, और जैसे कि अभी इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट हो गया है, लोग बाहर से आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो सभी को चाहिए कुछ नया चीज देखने के लिए, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। हॉर्टिकल्चर नर्सरी जो हमारे डॉक्टर अजीत और पूजा ने बनाया है, वो एक बहुत बड़ा एक सिंबल का तरह है, किस तरह से आप हॉर्टिकल्चर नर्सरी बना सकते हैं। और ये बहुत कोविड के पीरियड में काफी किसान के लिए, काफी स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद हुआ, जब उनको हर एक चीज का जरूरत पड़ा, एक फल का या तो एंटीजेंस पौधे का जरूरत पड़ा, तो उनको यहाँ से दिया गया। इवन सिर्फ यहाँ नहीं, पीवीडी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब्स के पास में भी इनको दिया गया था। तो इस तरह के बारे में आप सोच सकते हैं जो इमरजेंसी में काम आ सकता है। देखिए मैंने कहा था आपको फिश फीड मिल के बारे में, मछली का फीड के बारे में, ये इंक्यूबेशन सेंटर हमारे फिशेज डिवीजन बेंगलुरु में है। इसको आप इस तरह का आयाम ले सकते हैं, और साथ साथ में आप फ्रेश वाटर ऑर्नामेंटल फिश जो अभी भी लाइसेंस हुआ, इसको देख लीजिए कितना प्यारा प्यारा मछली है, जो आपको अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ में कोलैबोरेटिव प्रोग्राम हुआ था। बहुत से लेडी फार्मर उसको बाहर निकल रही है, हालांकि उनको दूसरा आयाम भी मिल रहा है उसके लिए, बनकर फैट नहीं है। और ये देखिए कुछ कुछ गोट जो आप देखते हो लेकिन आपको पता नहीं है, अंडमान लोकल गोट। अगर अंडमान लोकल गोट बोल के अगर बिकेगा वो, तो उसका प्राइस अपने आप से बढ़ जाता है। तेरसा गोट, आप पिग देखते होंगे, लेकिन अंडमान लोकल पिग और ये देखिए निकोबारी पिग, कितना फर्क है इसमें। तो ये मार्केटिंग करने का जो इमेज बिल्डिंग में कहता हूँ ना आपको, वो इमेज बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको नॉलेज मिलता है। नॉलेज कहाँ से मिलेगा आपको? संस्थान यहाँ पर क्या है जहाँ से आपको इसका नॉलेज मिल जाएगा। निकोबारी फाउल जो यहाँ का प्राइड है, निकोबारी आलू है, प्राइड है। वनराजा फाउल को भी बोल के अलग से आप कर सकते हैं। कोई कोई होटल में तो निकोबारी चिकन बोल के बेचते हैं, लेकिन निकोबारी चिकन मिलता नहीं है। कोयल है, स्वीटी फाउल है। अब ये देखिए सबसे अहम टूरिज्म के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे संस्थान का। और हम लोग ने जब ये बहुत सर्वे भी किया था, उसमें भी ये फार्मर्स की तरफ से फीडबैक आया कि एग्रो इको टूरिज्म एक अच्छा हो जिसमें एग्रीकल्चर भी इंटैक्ट है और टूरिज्म भी इंटैक्ट है। तो आप एग्रो इको टूरिज्म के तरफ में भी पहल कर सकते हैं। और इसके बारे में अगेन जैसे मैं हमारे निदेशक ने कहा था कि जानकारी जरूरी है, और वो जानकारी को आपको किस तरह से आपको बेचना है वो भी जरूरी है। तो इसके बारे में आपको ज्ञान के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट कैरी। देखिए बहुत सारा चीज है जिसको हम लोग देखते नहीं ठीक से, हमारे अपनी ड्यूटी को, अपने एग्रीकल्चर को भी संभालना है, और साथ साथ में हमारा टूरिज्म भी होगा। टूरिज्म तो एक बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन साथ साथ में हमें उसको एग्रीकल्चर का साथ में
अभी जस्ट इन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ऊपर में, तो इस तरह का सिस्टम हमारे पास में है, या तो कोकोनट बेस है, या एरेकन बेस है, या तो पैडी बेस्ड है। उसमें आपको बाकी सब कंपोनेंट को डालना है, उसको मिलाना है और एक अच्छा सा एग्रो इकोटूरिज्म मॉडल की तरह बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू वांट टू रियली स्टार्ट द थिंग, आई जस्ट वांट टू से जैसा हमारा पांचों की में से एक मुट्ठी बनता है, तो इसलिए आपको 5 चीज रखना पड़ेगा। एक तो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। तो टेक्नोलॉजी कहां से, आप बड़े खुशनसीब है कि यहाँ पर संस्थान कैरी है, आईसीआर है, जिसके पास में तकनीक का एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, या कोई भी अलग फैक्टर में उनके पास तकनीक है। दूसरा है इनपुट प्रोवाइडर। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही एक्टिव है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, जो इसके तकनीक का जो इनपुट प्रोवाइडर है, क्योंकि हम इनपुट नहीं दे पाएंगे आपको उतना, तो वो उतना इनपुट प्रोवाइड करते हैं आपको। एक अच्छा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा गवर्नेंस है, और नाबार्ड है, बैंक है, जो आपको मार्केटिंग यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी देती है आपको। और साथ साथ में एक मार्केट ड्रिवन, जो मार्केट है ना, मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी है आपको मार्केट का डिमांड होना चाहिए। और आपकी, और पांचवा जो आखिरी अहम है वो आप है। आप एक स्मार्ट स्टेक होल्डर बनकर आगे आना है, तब जाके यू कैन कैरी फॉरवर्ड दिस स्टार्टअप प्रोग्राम। पिछले कुछ साल से जब हमारे डिपार्टमेंट का फोकस था कि इंडिविजुअल फार्मर्स को ये करना, हेल्प करना, और जो इनके पास में जो लाइफ स्टॉक है उनको हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये हमारा बेसिक उद्देश्य था। इसके बाद हमने अपना जो डिपार्टमेंट में फार्म्स वगैरह स्टार्ट किया है, तो लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स था, जिसमें हम विलेजर्स को बताते थे कि आप इसको कैसे कमर्शलाइज करेंगे। पहले तो वो घर में पालते हैं, होम सेट होते हैं, उसको अपना घर के लिए, अपना कंज्यूम के लिए रखते थे। जैसे पहले किसान होता था तो वो अपना घर में गाय रख लिया, बैल रख लिया, गाय का दूध हो गया तो अपना घर की कंजम्पशन होता था, बैल से अपने हल जोतते थे, और कई बकरी, कुछ मुर्गी और सुअर भी रखते थे, जो अपना कंजम्पशन के लिए रखते थे। ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं था। कुछ दूध ज़्यादा हो जाता तो वो फिर अगल बगल में बेच देते। फिर हमने ये स्टार्ट किया इसे कमर्शलाइज करने के लिए, जिससे कि लाइवलीहुड जनरेशन का बात हुआ। तो हमें इसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग दिया, यानी फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया कि कैसे आप इससे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, और कैसे आप अपना लाइवलीहुड के लिए जो है इसको यूज़ कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री को। उसमें से जैसे दूध का है, दूध में हमने कहा कि अगर तो दूध ज़्यादा उत्पादन होगा तो आप उसको बेच सकेंगे। तो पहले जब 1-2 लीटर दूध देता था, तो उसमें हम AI करके और क्रॉस ब्रीडिंग करके अपग्रेड किया। तो आज बहुत सारा जो गाय जो अपग्रेड हो गया है वो 8 से 10 लीटर दूध दे रहा है, और इसी से किसान अपना दूध बेच के बिजनेस कर रहा है और इनकम जनरेट कर रहा है। और इवन तो हम लोग अभी जो है जितना डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन हम 50% तक तो वहाँ पहुँच गए हैं कि हम अपना जो है नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे ज़्यादा फार्मर बेस्ड एरिया है, जैसे डिग्रीपुर या मायाबंदर या बिलीग्राउंड एरिया है, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, यहाँ से, और जैसे नील आइलैंड है, यहाँ पे जो उत्पादन होता है दूध का वो यहाँ पे आता है, साउथ अंडमान में आता है, या जो है मिडलैंड में इसको आपको प्रोसेस करते हैं। तो एक खरीदारी, मतलब बिजनेस हो रहा है, खरीद रहा है, नॉट ओनली इनको तो प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ रहे हैं। वैसे ही अंडा का जो है, अंडा कमर्शियल पोल्ट्री और ये है, पहले अपने घर में हम लोग रखते थे बैकयार्ड पोल्ट्री, अब वो कमर्शलाइज हम लोग तो ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन देके जो कमर्शलाइज किया है, तो ये अपना इतना स्टेज में आ गया है कि 100% हम सेल्फ सफिशिएंट है इसमें, कि वो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो अपना को खुद को संभाल रहा है। लेकिन फिर भी जो इसमें नए इनोवेशन आता है, साइंटिस्ट हमेशा काम करते रहते हैं कि और ज़्यादा हो। जैसा एक देसी मुर्गी आपका 80 अंडा देता है, साल भर में 80 अंडा देता है। साइंटिस्टों ने काम किया तो ये जाके 180 हुआ, फिर 180 से हम लोग उसको डेवलप किया तो फिर 280 तक पहुंच गया, साल में 200 अंडा देता था। आजकल रिसर्च करके इतना भी आ गया है कि 340 अंडा तक भी आ गया। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो इसमें अभी स्कोप नहीं है, पोटेंशियल नहीं है कि इम्प्रूवमेंट का। हर दिन हर महीना आज इस वक्त में इम्प्रूवमेंट होते रहता है। तो आप अगर बिजनेस भी करते रहेंगे तो उसमें आपको नए नए इनोवेशंस को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आप फ्यूचर के लिए भी ये हो। इसलिए यहाँ पे जो साइंटिस्ट बैठे हैं, तो साइंटिस्ट इस पे काम करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो जो साइंटिस्ट अपने बताते हैं, ये चीज़ हमारा भी रहता है कि हम जो
है इसको फील्ड में पहुंचाए। तो अब एक स्टेज अभी अंडमान का ऐसा आ गया है कि हम माइक्रो लेवल से थोड़ा सा मैक्रो लेवल में जाना चाहिए। जैसा पहले 1 गाय 2 गाय 4 गाय रखते थे, अब हमारे स्टेज आ गया है जहाँ पे हम बड़े बड़े फार्म्स का एस्टेब्लिश करने के लिए सोचना चाहिए। जैसा लार्ज स्केल फार्म हो, लार्ज स्केल ये हो, और इसके बाद आएगा जब लार्ज स्केल फार्म होगा तो सेल्फ सफिशिएंसी जब आ जाएगा, देन वी हैव टू गो फॉर, हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम भी एक्सपोर्ट करेंगे। हम आज गुजरात का दूध, आज आपका मिल्की मिस्ट और क्या बहुत सारा दूध आता है जो अमूल का, ये सब तो एक एक स्टेट से आता है। जब वो स्टेट में जब वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया तो वो लोग यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, क्यों ना हम उसको यहाँ से मार्केटिंग करके, तो यहाँ से मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा ये रहता है यूएसपी, मतलब एक स्पेशल अंडमान का दूध क्यों लेंगे बाहर वाले। अंडमान में दूध हो या मटन हो या कोई प्रोडक्ट हो, हमारे एक सबसे अच्छा बेनिफिट है अंडमान का कि ये डिजीज फ्री है। यहाँ पे जो अंडमान मेनलैंड में जो डिजीज होता है वो डिजीज यहाँ पे नहीं है। इसको हमको बरकरार रखना चाहिए और इसको यूज करना चाहिए फॉर कमर्शलाइजेशन, एक्सपोर्ट करने के लिए। इसको हम लोगों को हार्नेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारा पास इतना है नहीं कि हम एक्सपोर्ट करें। हम सेल्फ सफिशिएंट जो है वो उस पर जा रहे हैं, और साथ साथ में भी टूरिज्म डेवलप हो रहा है तो कंजम्पशन और बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट आल्सो। और जैसा हमारे रिसोर्स सब कह रहे थे कि इको टूरिज्म या एग्रीकल्चर और इसको जो इंटीग्रेटेड करते हैं टूरिज्म, जैसे हम है तो एग्रीकल्चर को लाइवस्टॉक को इंक्लूड करके जो टूरिज्म करेंगे वो भी एक फॉर्म ऑफ टूरिज्म है जिसमें हम कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपना जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को बचा सकते हैं। नहीं तो बहुत जगह में ऐसा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर चेंज हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर छोड़ के टूरिज्म में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, दोनों चाहिए होगा, हमें खाने के लिए भी चाहिए होगा, टूरिज्म भी करना चाहिए होगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर भी साथ साथ डेवलप होगा, तभी जाके हमारा जो है जीत का ये होगा। मैं सोच रहा हूँ, मैं आई एक्सपेक्ट कि आज जो हम लोग हो रहा है, कुछ जितना भी साइंटिस्ट बता रहे हैं, ये आप लोग सब सीखे, आप ही नहीं, आप जाके अपने वहाँ पे करें, तो कम से कम आप लोग जो सीख के जाएंगे और करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये आप लोग एक मॉडल बन जाएगा। तो आप लोग को देख के आपके गांव वाले भी आपसे देख के सीखेंगे, तो जो है हमारा यहाँ का आइलैंड्स का बेनिफिट होगा। केवीके जो कृषि विज्ञान केस है, जो एक विस्तार सेंटर, जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र अगर सुनेंगे तो यहाँ ऐसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 731 किसान हैं केवीके से। और ऐसे देखेंगे तो यहाँ एक, जैसे मैंने पहले कहा कि एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स का और एक किसानों का बीच का एक लिंक, ये लिंक हम लोग का ये लिंक इसलिए बनाया गया है कि जो डिपार्टमेंट में जो एग्रीकल्चर में स्टेशन पर रिसर्च होती है, यूनिवर्सिटीज में, ICR में, तो उसे तुरंत जो है किसानों तक पहुंचना चाहिए। तो इसको पहुंचाने का माध्यम जो पहले दिया जाता है किसी विकास केंद्र। तो जब हम जब एक कोई टेक्नोलॉजी बनता है, तो कुछ चीज़ बनता है कि कैसे मान लीजिए कैरी में, तो उसे हम तुरंत एक फॉर्मेट में लेके जाते हैं या OFT माध्यम में ऑन फॉर्म टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में उस पर फिर जिसको डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं टेक्नोलॉजी को। जैसा कि एक सिंपल सा अभी एग्जाम्पल, जैसा भी हम लोग देखिए नॉर्थ अंडमान में आप अगर गायत्री वैरायटी सुनेंगे तो लगभग 50% फार्मर लोग सबको मालूम है, कम से नाम से पहचानते हैं। जैसा अभी हम लोग पिछले 4 महीने पहले हम जब देख रहे थे तो गायत्री सबको पास है, सारे किसान लोग को पता है, जो नहीं लगाया और उस लोग कुछ ही फार्मर है जो बाराटान में है जो अभी तक उसको अपनाएंगे। और जो भी जैसा भी कोई भी नया वेराइटी आती है, जैसा अभी हमारा जो धान के वैरायटी जैसा BLB रेजिस्टेंट है बीमारियों का, अभी तक पिछले हफ्ते ही डिपार्टमेंट पे भी आया था कि बाराटान में किसान लोग जो लगाया अपना वैरायटी लगाया तो सब में बीमारी आ गई BLB में, जबकि हमारा जो कैरी का दान और जो दूसरी वैराइटीज है उसमें नहीं आया। क्योंकि कारण है कि जो पुराना दान रखा है उसमें खासकर कोई ना कोई कारण से बीमारी हो जाता है पुराना। तो ये सब में जब बीमारी आती है तो डिपार्टमेंट वाले हमें बताते हैं, जहाँ हम डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं, फिर हमें अपने अनुसंधान संस्थान को बताते हैं भैया ये बीमारी इस जगह है, तो इसे कौन सी नई टेक्निक या नई वैरायटी दिया जाए, और नहीं तो अगर नहीं होगा तो कैसे इसे रोकथाम किया जाए।
तो ये जो लिंकेज जो करता है वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है और अपने डिपार्टमेंट के सहयोग से हम करते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे हम कैसे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम अपने अलग से हमारा भी प्रोग्राम्स आता है जो जैसे हम अपने आप से जैसे हमें लगता है कि किसानों को किसी नई चीज में या जिसकी उसकी टेक्निक में कमी उसमें लगता है आपको जैसा अभी सर बोल रहे थे बीमारी का जैसा भी अभी देखिए कि अपने डायरेक्टर साहब भी वेटरनरी सर के उनको भी मालूम है जैसा कोई कई बीमारियां आती है हम बताते रहते हैं फिलहाल जैसा उनको रानी के वैक्सीन देना हो या आईबीडी देना हो लेकिन उसको कैसे देना है तो बार बार बताते हैं और अगर उसे नहीं हुआ तो उसे कैसे हम और कोई दूसरी तरीका से अगर रोकथाम करें जैसा भी भट्टाचार्य सर बताया था सब कॉपर सल्फेट यूज करके खाली वैक्सीन से ना होके कॉपर सल्फेट यूज करके भी हम रानी के और दूसरी बीमारी में हम थोड़ा रोकथाम कर सकते हैं। मैं ये नहीं करूँ कि पूरा बीमारी ठीक कर सकते हैं रोकथाम कर सकते हैं बचा सकते हैं। तो वैसे जो टेक्नोलॉजी जो है हम किसानों को बताते हैं और उसे समझाते हैं तो ट्रेनिंग उसमें एक पार्ट होता है और हम निरंतर उसमें ट्रेनिंग देते हैं और कुछ अपने आप से हम देखते हैं कुछ कर सकते हैं। जैसा भी फिलहाल मशरूम का भी आप देखिए जैसे नॉर्थ मिडिल में भी हो जहाँ में पुआल और जो है धान के बाद में पुआल पूरा रहता है कोई उसका उपयोग ठीक से नहीं करता ज्यादातर उसको पशुओं को खिलाने के सिवा। अगर हम उस मशरूम को उगा के अच्छे से एक मशरूम सेंटर बनाए और अगर पैदावार करें मशरूम की पोडलर में इसकी मार्केट बहुत बढ़िया है 400 रुपये 300 रुपये तो आराम से मिल जाता है अगर 1 केजी मशरूम में। तो इससे आप एक छोटे किसान जो मध्य किसान है जो जिसके पास जमीन ही नहीं है वो भी एक छोटा सा 10 बाई 10 मीटर में एक साफ कमरे में से मशरूम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि केवीके हमारे वहाँ हमेशा निरंतर स्पॉन सप्लाई करते हैं और हमें पूरे अंडमान द्वीपों में 3 डिस्ट्रिक्ट में हम पूरे स्पॉन सप्लाई करते हैं और आउट ऑफ वे में भी करते हैं क्योंकि कभी होता है कि पारो मांगते हैं यहाँ से भेजना होता है डाक भी नहीं जाता है फिर भी हम बस में भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं। तो एक हो गया। अभी जैसा सर लोग बोल रहे हैं कि हमारा दूध उत्पादन जो है कम है इसको मेन कारण है चारा का कमी। तो अगर चारा को उगाना का जैसा भी हमेशा यहाँ पर जैसा यही देखते हैं मक्का का एक अच्छा सोर्स है जहाँ पे हम ना केवल भुट्टा के लिए उसके स्टॉक जहाँ में उसको चारा बना के बेच सकते हैं उसको सुखा के भी खिला सकते हैं उसको कच्चे में भी खिला सकते हैं। तो मक्का का उत्पादन और उसमें करने और इसमें अच्छा भी है ये सभी अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देखिए आप मार्केट में जाके स्वीट कॉर्न का कितना दाम है। ये स्वीट कॉर्न हम 70 दिन में यही में प्रोड्यूस कर सकते हैं और फ्रेश स्वीट कॉर्न जो है हमेशा फ्रेश चाहिए होता है जो आता है मेलैंड से जो भी अपने दुकानदार मंगाते हैं लेकिन उसका जो है 1 दिन 2 दिन का फ्लाइट डिले होता है मतलब लैग होता है किसान से खेत से चेन्नई आता है चेन्नई से अगले दिन आता है फिर मार्केट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो साउथ अंडमान के किसान है तो नील के किसान है और दो भी दूसरे किसान डायरेक्टली हम मार्केट लिंकिंग कर लें क्योंकि जो स्वीट कॉर्न और अपना क्या बोलता बेबी कॉर्न है ये इसका मार्केट बहुत अच्छा है। अगर हम इसे अच्छे से अगर उगाएं क्योंकि 70 दिन बेबी कॉर्न 55 दिन से 70 दिन आ जाता है स्वीट कॉर्न 70 से 90 दिन में तो आप देखिए 90 दिन में आपको अच्छा आपका दाम मिल जाएगा। और अभी ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया है इससे अंडमान में बहुत से फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। अभी हमारे पास में जैसे देखिए कि फर्टिलाइजर नहीं मिलता बोलते हैं बोरा यूरिया जो है ब्लैक में खरीदते हैं अभी नैनो यूरिया नैनो डीएपी आया है से एक बोतल में एक बोरा का बराबर आपको इसको कर सकते हैं इसको छिड़काव करना होता है। ये जो है जो बिना बारिश के टाइम में अगर छिड़काव करे जो फसल होती है सब्जी होती है बहुत अच्छा इसका जो परिणाम देता है। आप हर बार यूरिया देते हैं जितना यूरिया देते हैं उससे जो उसका जो यूज नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो उसका जो एक्चुअल एफिशिएंसी आप मान लीजिए 1 केजी डालते हैं उसमें से पेड़ को 20% 30% ही मिलता है 18% नहीं है उसका जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होता है यूरिया का। अगर इसको डायरेक्टली आप पत्ते में डालते हैं जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी तो उसको छिड़काव से आपको डायरेक्टली पेड़ के पत्ते में डायरेक्टली हो जाएगा जैसा डायरेक्टली हम ड्रिप देते हैं मेडिसिन के तौर पर तो वैसे यूज हो सकता है।
और उसके बाद में अभी जैसा अभी पहले सुनते थे हम लोग, जैसा किसान कॉल सेंटर, वो तो सुने होंगे, पहले चलता था। अभी किसान कॉल सेंटर नहीं होगा, अभी होगा किसान सारथी। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया स्कीम चल रहा है, ICR अभी इम्प्लीमेंट करेगा। और हमें भी अभी KVK को भी अभी दिया गया है कि जो भी किसान इच्छुक है अपना रिकॉर्ड करे, उसका जो है वो नंबर लेके हम देते हैं। इससे क्या होगा कि आज का टाइम में सब व्हाट्सएप यूज करते हैं और दूसरे क्या बोलता एंड्रॉइड फोन में से, जिसमें वीडियो कॉलिंग करके या वीडियो जो भी आपको किसान एक टाइम में दिया जाएगा, जहाँ में आप डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग करके अपना बीमारी बता सकें। पहले क्या होता था, हम फोन में बताया बीमारी आ गया, ऐसा नहीं होता है। अभी आप डायरेक्टली आप बीमारी है या पशु का है या आपको किसी खेत का है, डायरेक्टली आप वीडियो देंगे या वीडियो भेज भी सकते हैं उसमें से, वो डायरेक्टली आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। ये किसान सारथी जो है अभी फिलहाल जो प्रोसेस है, अभी कुछ दिन बाद ये भी लागू हो जाएगा। आप लोग भी इसमें पहला जो भी कर सकते हैं, एनरोल करना है कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है करना है। जो भी किसान PM किसान योजना में रजिस्टर है, वो किसान को लेने का अपने आदेश है, मतलब गाइडलाइंस है कि उसमें लेना जा सकता है। तो अभी ऑर्गेनिक फिर बोल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक अभी जैसा अभी हमें प्रोडक्शन करना ही है खेत में, तो जैसा अभी हमें ऑर्गेनिकली जाना है। अभी गवर्नमेंट कह रहा है कि नेचुरल फार्मिंग पे जोर दिया जाए, जैसे जीवामृत है, घना जीवामृत है, जिसे ये अप्लाई करने से क्या है कि आपका जो फर्टिलिटी है मेंटेन रहता है। और उसके बाद में अगर छोटे जब कीड़ा आती है, जैसे कीट और बीमारी नहीं आने के लिए आपको 10 परनी आपका नीमास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं सब्जी और ये सब फसल में। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि जैसे हम अपने संस्थान KVK में भी बनाते हैं नीमास्त्र, करीब 35,000 रुपये का बिक्री होती है 4 महीना में, क्योंकि जो लेता है बराबर निरंतर, मैं बता रहा हूँ कि वो एक बार यूज करता है, जब उसको प्रोडक्शन अच्छा लगता है तो बराबर हम क्योंकि रिकॉर्ड करते हैं हर आदमी का जो भी खरीदता है, तो आके फिर दोबारा लेता है। तो ये एक अच्छा हमारा भी लगता है कि एक आदमी बार बार खरीदता है, इसका मतलब है कि वो उसका उपयोग हो रहा है और उसका मतलब सही ढंग से जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही काम कर रहा है। तो ये छोटा छोटा काम हम जो है करते हैं। अभी जैसा यही करने, बाकी हम जैसे डिपार्टमेंट के साथ भी सहयोग करके हैं, जैसा आत्मा है, आपका प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना है, फिर RKY है, और किसान क्रेडिट कार्ड, हम ये सब में भी प्रचार करते हैं। आपके साथ में डिपार्टमेंट हो, लैंड डिपार्टमेंट सर और अपने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वो हम किसानों के साथ लिंकिंग भी करते हैं। आप जैसा बोल रहे हैं, बहुत से प्रोग्राम्स है जो फार्मर्स को मालूम भी नहीं होता है, टेक्निक से। सब प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना बहुत अच्छा से सब्सिडी मिलेगा मत्स्य योजना, उसमें आप संयुक्त खेती करिए किसान तालाब लेके, और दूसरे प्रोसेसिंग, इसके अलावा प्रोसेसिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ में हम बहुत लैग कर रहे हैं। स्पेशली जैसे आप देखिए, अगर आप नॉर्थ अंडमान जाएंगे, जबलपुर जाइए, मिडिल में जाइए, वहाँ एक ही कंप्लेंट है, हमारा केला 4 रुपये बिक्री नहीं होता है, यहाँ आके 60 रुपया कोई लाए, हमारा सब्जी जाके बिक्री नहीं होता है यहाँ। उसका भी कारण है कि एक तो उसको ठीक से मैनेजमेंट में वहीं कमी हो जाती है, और एक प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ में ऐसा केला है उसको आप डायरेक्टली किसी उसके रूप बना के पाउडर बना सकते हैं, दूसरे कोल्ड स्टोरेज करके ला सकते हैं। और पूरे डिपार्टमेंट में अगर नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मत्स्य योजना में इवन 10 लाख रुपए का आपका ये भी है सब्सिडी, 40% फॉर जेंट्स, 60% फॉर लेडीज दिया जा रहा है। कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी मेंबर हूँ उसका, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, जो सब अलग से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे जमीर साहब ने कहा, डिफरेंट टेक्निक्स जो लाया है कमर्शियलाइज करने के लिए, उस कमर्शियलाइजेशन को आप अपना सकते हैं और उसे आप फायदा ले सकते हैं और दूसरे को भी फायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये आप ही के लिए फायदा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है हमें करना है वो है संयुक्त, जैसे बोल रहे हैं कोऑपरेशन, फार्मिंग को प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और उससे हम मार्केटिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए आप खाली लड़ते रहेंगे, खाली कई जगह हम बोलते रहेंगे सर हमारा नहीं हो रहा, हम बिक्री नहीं कर पाते हैं, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मेन कारण है कि फार्मर खुद ही यूनिट की है, वो हमेशा अपने सोचता है, अपने घर तक ही सोचता है। ये अभी जो सोशल सिचुएशन है, इसलिए इसको हट के हमें भाई हमारा ग्रुप बन के हम कोऑपरेटिव बन के आएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अपना अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। पोर्टलर में और इसमें जैसा अभी पोर्टलर टूरिज्म बढ़ रहा है, कोई मार्केट बढ़ रहा है, पोर्टलर पहले से ही मार्केट था,
तो इसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं और फ्यूचर में हम अपना जो बच्चों को खेत करना है, जो फ्यूचर जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी बनाना है, तो ये मार्केटिंग जब तक हम फार्मर नहीं उतरेगा या फार्मर संगठन नहीं आएगा तो ये दिक्कत वाला विषय होगा। यही है सिस्टम है कि हम अपना दूध वहाँ से बेच, जैसा बैंक को खरीद रहा है इसलिए हो रहा है, नहीं उससे हम तो दूध तो मेरठ से मिलना पड़ता था। और अगर आप देखेंगे जैसा भी बहुत सा चीज़ है, आपका एक अलग नेक्सस है, जैसा बकरी का हो, मटन का सिस्टम हो या पोल्ट्री सिस्टम जो खरीदते हैं, जो ड्यूटीपुर वाला फार्मर को उतना प्राइस नहीं मिलता जितना प्रोडक्टर को मिलता है, क्योंकि वहाँ से कोई लाता नहीं ठीक से। तो इसका एक अलग अपना मार्केट बना है, प्राइवेट मार्केट बना है। तो कई ऐसी चीज़ अभी फिलहाल अभी गवर्नमेंट तो खरीद रहा है कोऑपरेटिव अभी नारियल का, निकोबार में जो परचेज होगा नाफेड से, उसमें हमें सही ले आके उसे क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी एक कोशिश करना चाहिए। इसके लिए भी हमें क्या करना है कि सारे को एक संगठन में जाना पड़ेगा, एक साथ और एक ग्रुप बन के आने से हमें आप डिपार्टमेंट को और उन सबको बात सुनने के लिए भी आपको मौका मिलेगा। करंट सिचुएशन ऑफ मछली पालन में देखने से यहाँ पे पूरी अंडमान में मछलियों का जो प्रोडक्शन है वो 260 to 280 टन है, वो हर साल में इतना होता है। वाटर स्प्रेड एरिया यहाँ पे है अराउंड 190 हेक्टेयर का एरिया है। लगभग 2600 पॉन्ड्स तालाब अंडमान में है। इसमें सबसे ज़्यादा तालाब है अंडमान एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, निकोबार में बहुत कम है। और इसमें स्पीसीज कल्चर तो आपको मालूम है, IMC पापू तिलापिया। और मेनलैंड जो कोलकाता मार्केट से हर हफ्ता में 2-3 दिन में 500 kg के आसपास तो यहाँ पे आता है लोकल मार्केट के लिए, जो जरूरत के लिए। और अभी आप देखिए इसमें लगभग 2600 पाउंड है। इसमें टिगलीपुर में सबसे ज्यादा पाउंड है अराउंड 30%। उसके बाद साउथ अंडमान, बिल्लीग्राम, रंगत और निकोबार में मैं जैसा पहले बोला था बहुत कम पाउंड है इसमें। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आप देखने से यहाँ पे जितना भी जो मछलियों का जो जरूरत होता है जो एक्वाकल्चर के लिए, वो सब लोकल मछली नहीं है, वो सब एक्सोटिक मतलब मेनलैंड से यहाँ जो लेके आए। लोकल वाला जो मछली है वो खाली आपको वाइल्ड हैबिटेट्स में भी मिलेगा, पान में नहीं मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें लेफ्ट में आप देखने से जो दिखता है ये सब कल्चर के लिए जो उपयोग होता है वो मछलियों में, और यहाँ लोकली जो वाटर बॉडी में नहीं मिलेंगे, पॉन्ड्स में मिलेंगे सबसे ज़्यादा। ये सब लोकल जो फिशेस है जो मीठा पानी में जो मिलेंगे, इसका कल्चर का इतना यूज नहीं है। और इसमें देखिए मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मछली पालन में, यहाँ पे जो जितना भी तालाब आप देखिए ये सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाटर स्टोरेज पर्पस के लिए जो बना हुआ वही पानी है। इसमें सबसे ज़्यादा यही इश्यू है यहाँ पे, क्योंकि वो वाटर स्टोरेज पर्पस के लिए पान बना के लिए। इसमें टाइम होते होते क्या किया है कि मेरे पास एक तालाब है, इसमें मैं मछली चारा छोड़ना चाहता हूँ, इस तरह एक आदत शुरू हुआ। फिर मछली पालन का थोड़ा इंटरेस्ट भी किसी किसी को आया था। और इसमें देखिए जब ऐसा हुआ एक ही पान एक फार्मर के पास होता है, उनके पास कमियाँ क्या होता है, नर्सरी का कमियाँ होता है, रेयरिंग पान का कम होता है, ये सब एक इश्यूज है। ये जो मैं पहले बताया था मोस्टली नॉन नेटिव स्पीसीज, मतलब जो भी आपको प्रेफरेंस करता है वो यहाँ लोकली जो वाटर बॉडी में नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन एक्वाकल्चर प्रैक्टिस, मतलब जो हमारा जो मछली पालन में थोड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत होता है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं मछली पालन करके थोड़ा मेरा प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा और इसमें इनकम भी कमाऊंगा, ये सब आप सोचने से एक बिजनेस मोड है। बिजनेस में आपको प्राइमरी चीज क्या है कि इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे बहुत कम है। इन्वेस्ट करने के लिए फार्मर्स का जो रेडीनेस है वो बहुत कम है यहाँ पे। मैक्सिमम फ्री में चारा मिलने से भी उसको मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स में फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो फेलियर होता है। और मैनेजमेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस भी बहुत कम है। जब फार्मर्स का सोच मेजॉरिटी में बता रहा हूँ, बिना फीडिंग मछलियों का पालन करना, 6-7 महीना के बाद मैं नेट करके देखूंगा उसमें मछलियों का ग्रोथ अच्छे से होना है, ये नहीं होता है। इस तरह का बहुत सारा साल इस तरह को आदत हुआ। और इसमें की पॉइंट देखिए, जो बहुत सारा फार्मर्स आके पूछते हैं कि मछलियों का पालन करना है, इसके लिए मेरे को एक साइट चाहिए, साइट का क्या क्या जरूरत है वो तो मैं बताऊंगा। पहले देखिए मछली पालन का सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल का आप देख सकते हैं, सॉइल को आप हाथ में है ना थोड़ा लेके अच्छे से एक गोल बनाइए टाइट करके, उसको देखिए कि अगर वो उसी पोजीशन में रहेंगे, मतलब हाथ खोलने के बाद, वो अच्छा सॉइल है एक्चुअली। जब वो लूज सॉइल होता है ना, वो ऐसा इतना फिक्स स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि आपका सॉइल ठीक है कि नहीं, ये सब एक प्राइमरी प्रोसीजर है।
अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है ये आप पता करना चाहिए। मतलब आपका जो जहाँ पे पांड बनाना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ा आधा मीटर का एक डेप्थ बनाइए, उसमें पानी को पूरा अच्छे से भरिए और नेक्स्ट डे आके देखिए कि पानी वहाँ पे है कि नहीं, रिटेन करता है कि नहीं। अगर रिटेन करने से वो तालाब पान बनाने के लिए लायक है। ये सब थोड़ा बेसिक चीज है। और फर्टिलाइजेशन देखिए, अभी जो बारिश का पानी गिरने से वो पानी का कलर डिफरेंट दिखेंगे। आपको ग्रीन वाटर चाहिए क्योंकि ग्रीन वाटर में न्यूट्रिएंट्स अच्छा रहेंगे। न्यूट्रिएंट्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं? एनिमल मैन्यूर्स। आपके पास अगर एनिमल्स जो बकरी और जो भी है, अगर मुर्गी का पालन कर रहे तो 2 kg आप मुर्गी का जो वेस्ट है, जो पोल्ट्री वेस्ट बोलते हैं, उसको आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया में डाल सकते हैं एक हफ्ता में। डालने से आपको अच्छा प्रोडक्शन होएगा जो न्यूट्रिएंट्स के लिए। उसी तरह जो पिग और काउ डंग सबका आप लोग हर हफ्ता में डालने से आपका प्रोडक्शन अच्छा होएगा। इसमें मेन चीज ये है कि थोड़ा अमोनिया लेवल्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इश्यूज है, जो पान में अमोनिया का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? मतलब जो मेनली इशू है कि बहुत सारा पान बहुत सारा सालों में मैनेजमेंट नहीं किया, इसलिए जो नीचे का जो मिट्टी है उसको तो हर बार थोड़ा क्लीन करने से आपको जो हार्मफुल गैसेस होता है वो सब बाहर जाते हैं। अगर वो नहीं करने से वो हर बार आपको जब कल्चर करना शुरू करेंगे तब ये अमोनिया लेवल बढ़ेंगे। अमोनिया लेवल बढ़ने से आपको तो मालूम होगा ऑक्सीजन का बहुत कमी होएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बढ़ जाएंगे। तब आपका मछली ऊपर ऑक्सीजन के लिए आएंगे। उसी टाइम आप खाना देने से भी वो नहीं करेंगे, मतलब खाना का भी वेस्ट होएगा। और डिसीज मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक अच्छा टीम है। आपका डिसीज में कुछ भी दिक्कत होने से हमारा टीम आपको हेल्प कर सकता है, डायग्नोस करके आपको जो भी मदद है उसमें कर सकते हैं। फीडिंग के लिए भी हमारा एक अच्छा एक इनिशिएटिव हुआ, एक इंक्यूबेशन सेंटर फैसिलिटी है क्यारी में, आप आके देख सकते हैं। जो कार्ब फीड है जो कल्चर के लिए जो यूज होता है वो हम प्रोड्यूस करके देते हैं फार्मर्स को। ये देखिए ये एक सक्सेसफुल एक मॉडल डिग्रीपुर में, मतलब मैं पहले जो बताया मेरे पास जो नर्सरी प्लांट है लेकिन ब्रूडर्स नहीं है, किसी के पास ब्रूडर है लेकिन नर्सरी नहीं है। इसमें क्या किया हम, जिसके पास नर्सरी है उनको पूरा हम प्लेन किया जो डिग्रीपुर में, और जिसके पास ब्रूडर्स है उन्होंने ब्रूड करके नर्सरी में कॉमन जो पूल बना के उसमें आके स्टार्ट किया नर्सरी को, मतलब स्पॉन्स को। इसके वजह से क्या हुआ, जो फैसिलिटीज अवेलेबल है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकता है। मतलब एक फार्मर के पास हम देखा मेरे पास सिर्फ नर्सरी है लेकिन ब्रूडर्स नहीं है, इसलिए क्या किया बगल में जितना भी पान्स है उसमें जो भी ब्रूडर्स है वहां पे ब्रीडिंग करके उसका जो स्पॉन्स है वो यहाँ पे नर्सरी फार्म में लेके आके स्टार्ट किया। इसके वजह से क्या हुआ, सारा जो 4-5 फार्मर जो मिल के काम किया वो सबको अच्छा बेनिफिट हुआ, इकोनॉमिक रिटर्न्स भी मिला। एक्चुअली कोई अगर बोल सकता है कि मेरे पास इंटरेस्ट है लेकिन तालाब नहीं है, मैं कैसा मछली पालन करूंगा? मतलब अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज लगभग 200 पांड्स को रिनोवेट किया अमृत सरोवर स्कीम में। आपके पास अगर कल्चर के लिए चाहिए तो अराउंड 100 पांड्स लगभग अभी रेडीली अवेलेबल है। आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को अप्रोच करिए, जरूर आपको लीजिंग में मिलेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा होने से उसमें आप प्रोडक्शन करके दिखा सकते हैं। ये एक अच्छा ये है। जैसे मैंने बताया इसमें क्या मतलब फार्मर्स का तरफ से क्या चाहिए, क्या माइंडसेट में क्या चेंज करना चाहिए। मतलब आप हमेशा ये नहीं पूछिए कि मतलब मेरे को चारा चाहिए, चारा बनाने के तरीका चाहिए, कैसे करना है ये आप सीखना है, ठीक है। आप हर साल मेरे हमसे आके चारा पूछने से नेक्स्ट साल भी आप आएंगे चारा पूछने के लिए, 10-15 साल तक यही आदत होगा। लेकिन नेक्स्ट साल आप आके ये पूछिए कि मेरे को चारा कैसे बनाना है, उसका प्रोटोकॉल बताइए, फिर नेक्स्ट बार आप मेरे से नहीं आएंगे, आप भी प्रोड्यूस करेंगे। हम भी हमारा फार्मर्स का आपके साथ लिंक कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ जाके लीजिए चारा, सही है ना। इसीलिए आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है इसमें, आप शुरुआत करने से फिर आपको देख के और बहुत सारा फार्मर्स भी इसमें आगे आएंगे। जैसे मैंने पहले बताया बिजनेस मोड, जब आपको इनकम मिलता है मतलब ये बिजनेस है, इसमें थोड़ा खर्चा करना ही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इसमें बहुत सारा स्कीम्स है। आपको जो भी अगर जाल चाहिए, मेरे को पांड बनाना है, ये सब के लिए स्कीम्स है। आप थोड़ा देखिए, अगर कुछ भी डाउट होने से आप डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जाके मिलिए, आपको सबका स्कीम्स है। 60% 40% सब्सिडी आपको मिलेगा, बाकी आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने से ही आपको सीरियसनेस होएगा, उसमें फ्री में मिलने से कभी भी सीरियस नहीं होएगा। इन्वेस्ट करने से आप थोड़ा उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको प्रोडक्शन भी करेंगे।
जॉइंट इनिशिएटिव्स, मतलब जैसा पहले बताया था, अकेले करने से थोड़ा मुश्किलें रहेंगे, 4-5 लोग मिलके थोड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं तो कोऑपरेटिव्स इसका थ्रू में करिए, इसमें आपको और लोड थोड़ा इन्वेस्टमेंट लोड कम होएगा और सबका एक्सपीरियंस आपको शेयर करके मिलने से प्रोडक्शन भी इंप्रूव होने के चांसेस है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या करना कैसे करना इसके लिए कैरी है, आपको कुछ भी डाउट है आप कैरी से पूछ सकते हैं, हम इसका हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए एक अच्छा एक इम्पैक्ट है जो हमारा फिश फीड प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर एक इंक्यूबेशन फैसिलिटी बनाया। ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो इंडिया में 100 सक्सेसफुल स्टोरीज जो एक्वाकल्चर में है, इसमें हमारा कैरी का एक फार्मर का न्यूज़ भी आया, इन्होंने कैसा इन्वेस्ट किया और इसका क्या फायदा मिला, कैसे इन्होंने ये वो करके, ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट में भी है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का। ये एक्चुअली एक डिपार्टमेंट को देना, एक्चुअली हम जो भी अभी फार्मर्स के लिए जो जरूरत है ये सब कैरी पॉलिसी की तरफ से भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीज हमने जमा किया। कैरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, आपको जो सीड रिक्वायरमेंट और उसमें क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट सब में। अभी हमारा सर्विसेज, ये सब के बाद हमारा सर्विसेज क्या क्या कर सकते हैं, मतलब आप लोग का अगर डिसीज कुछ डायग्नोस्टिक्स चाहिए तो हमारे पास ये सर्विस है, आप लेके आ सकते हैं, सैंपल देने से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फीड प्रोडक्शन, फीड का अभी जरूरत है इंडियन मेजर कप कल्चर में, इसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कार्प ब्रीडिंग में ट्रेनिंग चाहिए तो हम हर सीजन में आपको दे सकते हैं, आप लोग एक ग्रुप मिलके आके हमसे मिल सकते हैं। और ऑर्नामेंटल फिश कल्चर में भी हम एक टेक्नोलॉजी कमर्शियल्स कर चुका है, उसमें भी एक लोकल एंटरप्रेन्योर्स का एक बेनिफिट मिला। और वाटर एंड सॉइल क्वालिटी टेस्टिंग, जैसा मैंने पहले बताया एक्वाकल्चर के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल एंड वाटर, इसका टेस्टिंग भी हम लोग करके आपको जो फेवरेबल अनफेवरेबल इसका डिटेल्स हम दे सकते हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो भारत में जितने भी आक्रमण हुए या भारत की जो पुराने टाइम की जो पहचान थी वो हमेशा मसालों की वजह से थी। आप अगर भारतीयों की बात करेंगे तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे मसाले ना उगाए जाते हो या जहाँ पे मसाले ना खाए जाते हो। जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आइए, कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा आपको घर नहीं मिलेगा जहाँ पे मसाला उपयोग में ना लाया जा रहा हो। और आप दिन भर भी अगर आप बात करेंगे तो जब आप सुबह उठते भी हो तो आप जब ब्रश भी करना शुरू करते हैं, टूथपेस्ट जब आप देते हैं तो उसमें भी आपको लौंग मिलेगी, या आप थोड़ा आगे जाएंगे चाय पियेंगे तो उसमें भी आजकल लोग मसाला चाय पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, बीमार होते हैं तो भी काढ़ा पीते हैं या तो फिर हल्दी वाला दूध पीते हैं। फिर आप जब नहाने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे मसाले या जो अरोमेटिक प्लांट्स है उसके ऑयल्स को यूज़ किया जाता है ताकि हमें दिन भर के लिए प्रोटेक्शन मिले। आप मच्छर अगर आपको परेशान करें तब भी आप एक कॉइल जलाते हैं या कोई ऐसा स्प्रे करते हैं जिसमें मसाले होते हैं। इस तरह से मसाले, रात को सोने तक आप हल्दी वाला दूध लेके सोते हैं। इस तरह से आप हर चीज़ को आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मसालों से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड। आपको बताएं कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, एक बहुत ही बड़ा उत्पादक देश है भारत मसालों का, और उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा उपभोक्ता देश है। इतना कुछ होने के बावजूद जब आपको पता है कि इतनी ज़्यादा आबादी, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी? तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे मसालों के लिए आज भी हमें दूसरे देशों पे निर्भर होना पड़ता है। तो जब हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो आप इमेजिन कीजिए कि जो काली मिर्च होती है उसका उगम, उसका जो जन्म हुआ वो भारत में हुआ, लेकिन आज भी आज के दिन में 1400 करोड़ रुपए की जो काली मिर्च है हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं। आप सोचिए 1400 करोड़ रुपए की। उसी तरह से जो हमारी खुद की फसल है उसका भी हम पूरी तरह से क्या नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। आपका वियतनाम है या जो बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, श्रीलंका है, वहाँ से बहुत सारे ये क्या होता है मसाले हमारे देश में आ रहे। उसके बाद अगर हम लौंग की बात करेंगे तो लगभग 1000 करोड़ रुपए का लौंग क्या हो रहा है हर वर्ष हमारे भारत में आयात हो रहा है। दालचीनी की बात करेंगे तो लगभग 800 करोड़ रुपए की दालचीनी क्या हो रही है हमारे भारतवर्ष में आ रही है, और उसमें दालचीनी और चीन की दालचीनी जो आप लोग बहुत सारे घरों में यूज करते हैं वो चीन की दालचीनी है, जो मोटा चाल रहेगा, बिरयानी में डलती है। तो वो जो पर्टिकुलर दालचीनी है तो या चीन की दालचीनी जिसको कहा जाता है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, क्योंकि उसमें काउमेरिन नाम का एक कंपाउंड रहता है जो अगर बॉडी में ज्यादा मात्रा में जमा हो गया तो क्या होगा कि हमारे हेल्थ के लिए कुछ नुकसान ही
कर सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि सस्ते में मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, तो हम उसी को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो असली दालचीनी है, आयुर्वेदम में भी जो मेंशन किया गया है, जो कोविड टाइम में भी काढ़ा बनाने के लिए यूज़ करने के लिए बोला गया था, वो असली दालचीनी है, श्रीलंका की दालचीनी है, जो हमारे अंडमान के जो किसान भाई है वो क्या करें, उसको उगा रहे हैं। तो आप सोचिए लगभग 800 करोड़ रुपए की हम क्या करें, दालचीनी को भी इम्पोर्ट करें। तो इस सभी चीज़ों में हमारा अंडमान की कृषि का काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है। आपको पता है कि अंडमान की जो जलवायु है, ये बहुत सारे ऐसे मसालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। आप काली मिर्च ले लीजिए, जायफल ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, आपका पिपली हो गया, ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जो अंडमान पे बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ नहीं है जो मेनलैंड में होती है। तो आप सोचिए कि कितना अच्छे से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि जो प्रोडक्शन है, जो जितना हमारे पास में प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं है कि हम उसको एक बहुत ही बड़े ब्रांड की तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं, है कि? तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले चीज़ है कि हमारे पास में जगह की बहुत कमी है। तो आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ पे नारियल और सुपारी तो पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी जगह पे ग्रो किए जाते हैं। लगभग 21-22 हज़ार हेक्टेयर में हमारे अंडमान में नारियल और सुपारी की खेती की जाती है। अगर हमने उसमें से सिर्फ 10% बगीचों को इंटरक्रॉपिंग के लिए यूज़ किया, मतलब क्या, अभी बहुत सारे जो हमारे बगीचे हैं उनमें अंतर फसल नहीं की जाती, तो मतलब क्या, जो बीच वाली जगह हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो उसके जगह पे अगर हम अंतर फसल करना शुरू करें, अंतर फसल किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन मैं मसाला वैज्ञानिक हूँ तो मैं मसालों की बात करूँ। तो मसाले हमारे अंडमान के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अंडमान के जो नारियल और सुपारी के बगीचे उसके लिए। तो उसमें जितने भी मैंने अभी मसाले बोले वो सब के सब मसाले बहुत ही प्रॉफिटेबली हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि 10% भी अगर हम उसमें इंटरक्रॉपिंग के अंडर लेके आ सकते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है, अभी का प्रोडक्शन है लगभग 360 हेक्टेयर का एरिया है, वो अगर हमने इंक्रीज कर दिया 10% इंटरक्रॉपिंग करके, तो वो 6 से 7 गुना बढ़ सकता है। और उसके वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो 7 से 8 गुना बढ़ सकता है। जब हमारे पास में प्रोडक्शन आएगा तभी तो हम बाकी चीज़ों की बात कर पाएंगे। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे बहुत सारे किसान भाई वो फेस करते हैं, एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि उसको किस तरह से अच्छे से सुखाया जाए। क्योंकि आप अगर घर में भी देखेंगे तो जो काली मिर्च होती है वो काली दिखती ही नहीं, उसमें कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि व्हाइट कलर की एक परत जैसे जमा हो जाती है, वो फफूंद होती है, फंगस होती है, तो वो क्या हो जाती है, कंटामिनेशन हो जाती है। तो ऐसा प्रोड्यूस खाने के योग्य नहीं है। आप दालचीनी अगर घर में रखेंगे कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो ब्लैक कलर की परत जमा हो जाती है, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स आ जाते हैं जो हमारे हेल्थ को फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि अच्छे क्वालिटी के मसाले प्रोड्यूस करने चाहिए। तो जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको अगर हमें प्रमोट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हमारे पास में आज जब चंद्रयान हमारा चंद्र तक जा सकता है, तो हमारे पास में जो कृषि से रिलेटेड छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है वो हम हर किसान अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकता। जो हमारे मशीन से ड्रायर्स होते हैं, कैबिनेट ड्रायर्स होते हैं, उसमें क्या हो सकता है कि आप साल भर क्या कर सकते हैं, कोई भी मसाला जैसे आपकी दालचीनी हो, जायफल हो, लौंग हो, सभी के सभी मसाले एक ही मशीन में आप सुखा सकते हैं। जिस सीजन में जो आपकी फसल रेडी है आप उसको उसमें यूज कर सकते हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो क्या हो जाता है कि जैसे बहुत बार हमारे यहाँ पे 8 से 9 महीना भी बारिश हो जाती है, कभी भी बिन बादल बरसात भी हो जाती है, तो आपके कुछ प्रोड्यूस आपने ड्राइंग के लिए रख दिए होगा, अचानक से बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो मसाला है वो खराब होने के चांस है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे वातावरण में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस नमी की वजह से क्या है कि अगर आपका मसाला अच्छे से ड्राई नहीं किया गया, या तो फिर जब हम उसका भंडारण करते हैं, जब उसका स्टोर करते हैं, तब उस टाइम में भी क्या होता है कि बहुत सारे मात्रा में वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और वो स्पॉइलेज की तरफ, मतलब क्या है, उसका जो क्वालिटी है वो अच्छे से रिटेन नहीं होता। तो जब आप मशीन से ड्राई करते हैं तो एक तो उसकी जो साल भर ड्राइंग है वो आप आराम से कर सकते हैं बिना बारिश की चिंता किए। और दूसरी चीज़ जो उसमें इम्पोर्टेंट घटक होते हैं जिसकी वजह से हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे आरोग्य के लिए जो अच्छी चीज़ है वो भी उसमें बरकरार रह सकती है।
तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दूर दराज के भी आइलैंड्स हैं उसमें भी अगर छोटी छोटी ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए, कुछ सब्सिडीज के थ्रू, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो क्या हो सकता है, बहुत सारे फार्मर्स को इसका लाभ हो सकता है। और तीसरी चीज़ है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? मूल्यवर्धन। आप अगर सोचेंगे तो कोई भी मसाला होता है तो उसमें खुशबू होती है, ठीक है? तो वो खुशबू होता है इसेंशियल ऑयल्स के वजह से। कुछ ऐसे उसमें तेल होते हैं, सुगंधित तेल होते हैं, जिसके वजह से उसकी खुशबू होती है, तो उसी की वजह से उसके विविध औषधीय गुण होते हैं। तो उसको अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे देश जो प्रगत देश है, वो क्या करते हैं कि मसालों को फुल फॉर्म में, मतलब जैसे हम दालचीनी को यूज कर रहे हैं या गोलमिर्च को यूज करते हैं, उस फॉर्म में वो यूज नहीं करते। उसको क्या करते हैं, वो प्रोसेस करके उसका तेल निकालते हैं, ठीक है, या तो फिर उसका ओलियोरेजिन्स निकालते हैं। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का जो तेल है वो भारत हर साल आयात कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे अगर छोटी छोटी मशीनरीज अगर हम लगा सकते हैं कि मसालों से तेल कैसे निकाला जाए, या तो फिर मसालों का पाउडर कैसे बनाया जाए, अलग अलग मसालों का मिक्सचर, स्पाइस मिक्सेस जिसको कहा जाता है, वो किस तरह से हम बना सकते हैं, या तो फिर ऐसे फ्लेवरिंग करके, मसालों का फ्लेवरिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि सोप से लेके टूथपेस्ट तक, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री को भी हम टारगेट करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये सभी चीज़ें हम करेंगे तब जाके क्या होगा, एक कंट्रीब्यूशन, साइजेबल कंट्रीब्यूशन हमारे आइलैंड की इकोनॉमी में भी होगा और हमारे वही रिफ्लेक्ट होगा हमारे नेशनल इकोनॉमी में भी। और उसके बाद में एक चीज़ क्या हो जाती है कि जब हम अच्छी क्वालिटी का कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो हम गर्व के साथ उसको फैलाना भी चाहेंगे। अगर हमारी खुद की प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको छुपा के रखेंगे कि चलो ठीक है, जितना बिकता है, नहीं बिकता है तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है मसालों की, तो लोग उसको मांग के आएंगे, ढूंढ के आएंगे, और तब जाके उसका एक ब्रांड डेवलप होगा। और इसके अलावा जैसे जमीर सर ने भी अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे मसाले भी है, जैसे उड़ी पेपर, जिसको लोकल में चोई झाल भी कहा जाता है, तो वो भी एक अच्छी मसाला फसल है। मैंगो शुगर एक अच्छी मसाला फसल है। तो ये ऐसी चीजें जो मेनलैंड में आपको नहीं मिलती। तो जब आप किसी भी जगह पे एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई मुझे वहाँ पे क्या स्पेशलिटी मिलेगी, तो वैसे ही लोगों को भी फील कराइए कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको उड़ी पेपर टेस्ट करने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ की जो मैंगो जिंजर है तो उसको ट्राई करने के लिए मिलेगा, उस या तो फिर अंडमान कोकम है उसको आपको ट्राई करने के लिए मिलेगा। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, एक एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए जो आपको क्या करेगा, पावर देगा कि आप बहुत सारी जगह से टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब टूरिस्ट आएंगे, जैसे एग्रो टूरिज्म का पार्ट करेंगे, या तो फिर ये सर्कुलर मोशन में इकोनॉमी डेवलप होती रहेगी, और इससे क्या होगा, हमारे सभी द्वीपवासियों का भी उसमें भला हो जाएगा। और बहुत सारे यूथ है जो आइलैंड के ये यंग जनरेशन है, वो चाहते हैं, हमारे पास अप्रोच भी करते हैं कि किस तरह से इसको मार्केटिंग में लेके जाए। तो बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अगर उड़ीसा के कुछ ऐसे रिमोट एरियाज है जहाँ पे बस तक नहीं जाती, वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोगों ने हल्दी की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करके अभी उनके आउटलेट्स आप देखेंगे तो केरला में तक बड़े बड़े आउटलेट्स लगे, जो केरला सबसे बड़ा स्पाइस प्रोडक्शन का बेल्ट माना जाता है, वहाँ पे उड़ीसा के ट्राइबल लोग हल्दी आपके बेच रहे हैं। तो इस तरह से हमारे भी अंडमान के मसाले पूरे देश में और पूरे विश्व में भी जा सकते हैं। जब इंटरनेशनल टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वहाँ से सब चीज़ें नहीं आए, यहाँ से भी कुछ चीज़ जाए, तो हमारे मसाले उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन क्वालिटी हमारा फाइनल क्या होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। अगर हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं दे रहे तो एक बार लोग आपसे दे देंगे, लेकिन वो बार बार आपके पास नहीं आएंगे। तो इसके साथ में मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपको अगर इसके बारे में कुछ भी अच्छी टेक्नोलॉजीज चाहिए, कुछ अच्छा क्वालिटी का आपको प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, कुछ अच्छी वैरायटीज आपको चाहिए, किस तरह से ड्राइंग करना चाहिए, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपको अपने तरह से जितनी भी हेल्प हो सकती है हम जरूर करेंगे। संगोष्ठी के अंत में आकाशवाणी में क्षेत्रीय समाचार एकांश के संपादक गौरव पटवाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। और मैं पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नवीन जी, जो अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, उनका भी शुक्रिया देता हूँ। और हमारे किसान, स्थानीय किसान जो इस संगोष्ठी में हमारे साथ जुड़े, अपना दिनचर्या से समय निकाल कर यहाँ आए,
उनका भी धन्यवाद। और अंततः मैं क्यारी की ही साइंटिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा वोरा जी का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस मंच का संचालन किया। तो सभी को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।